हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज हम SN1 रिएक्शन के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुंच सके, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं SN1 का मीनिंग क्या होता है। इसमें से S का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन, S का मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूशन। उसमें के N का मीनिंग होता है न्यूक्लियोफिलिक, N का मीनिंग होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर यानी कि 1 मॉलिक्यूल। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर। अब इसको पढ़ते कैसे है, इसको उल्टा पढ़ेंगे। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब SN2 को कैसे करेंगे, अब पता है। S का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होगा बायमोलिकुलर, बायमोलिकुलर। अब इसको भी कैसे पढ़ेंगे, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं। अब इसमें हम बोल रहे हैं ना मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, तो उसमें से मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं वो देखते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी, अब मॉलिक्यूलैरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे हम। द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट पार्टिसिपेट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब ये होता है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। यानी कि अगर हमारा रिएक्शन है तो उसमें रेट जो है वो डायरेक्टली डिपेंड रहेगा जितने सब्स्टिट्यूएंट पे, उसे हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलैरिटी। अगर यहाँ पे एक है, ए है सपोज, तो ये हो गया 1 यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे अगर ये रेट डिपेंड रहेगा ए और बी के ऊपर तो ये हो गया 1 और 1 2, यानी कि बायमोलिकुलर। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलैरिटी। अब हमको पता करना है, इसमें हमने बोला था कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब क्या होता है, RDS मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग डिफरेंट स्टेप में होती है, बराबर है। एक स्टेप में थोड़ी होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो डिफरेंट स्टेप में होती है। अब उसमें से क्या होता है, अलग अलग स्टेप का अलग अलग रेट होता है। रेट का मतलब तो समझता है ना, रेट का मतलब होता है स्पीड, ठीक है। अब अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग स्पीड होता है। अब अलग अलग स्पीड होने की वजह से ओवरऑल रिएक्शन का स्पीड निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको जो सबसे स्लो रिएक्शन है, जो स्लोवेस्ट रिएक्शन है, उसी के स्पीड को मान लेते हैं पूरे ओवरऑल रिएक्शन का रेट। स्लोवेस्ट रेट को क्या बोलते हैं, ओवरऑल रिएक्शन का रेट हम मान के चलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फास्ट रिएक्शन होने वाली है वो विद इन अ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होंगी, तो उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो स्लोएस्ट स्टेप से क्या होगा, वही होगा अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिएक्शन। यानी स्लोएस्ट स्टेप का जो रिएक्शन का रेट होगा वही अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होगा। समझ रहे हैं। तो यानी कि जो स्लोएस्ट स्टेप रहेंगी रिएक्शन की उसको हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफन अप्रोक्सीमेटली डिटरमाइंड बाय द स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पता है आपको, बट बेसिक से एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसको हम लिखते हैं NU-। न्यूक्लियोफाइल जैसे कि OH निगेटिव या फिर Cl निगेटिव एक्सेट्रा बहुत से हैं, जो कि न्यूक्लियस लविंग होता है, जो कि न्यूक्लियस लविंग होता है, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है पता ही है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं, सपोज अगर मेरे पास है RBr और NaOH, ठीक है, ऐसा अगर है मेरे पास, तो क्या होगा रिएक्शन, ये जो OH है वो Br को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा ROH
और साथ में क्या होगा ROH प्लस NaBr। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ का जो Br है वो यहाँ के OH से रिप्लेस हो गया। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, सब्स्टिट्यूशन देख लिया, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं ये देख लिया, RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देख लिया, और मोलिकुलरिटी देख लिया। अब हमको पता हो गया है कि SN1 और SN2 रिएक्शन यानी एक्चुअल में होती क्या है। अब देखते हैं उसका रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं SN1 रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म। एक बार हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं कि कैसे रिएक्शन रहेगा, उसके बाद देखते हैं उसका मैकेनिज्म। तो क्या रहेगा, RX जिसे हम बोलते हैं अल्किल हैलाइड, उसके साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूँ NaOH, ठीक है, और उसको मैं सॉल्वेंट लेता हूँ उसमें वाटर H2O। तो H2O में आपको पता है H और OH होता है। तो क्या होगा, ROH फॉर्मेशन होगा, यहाँ का OH जो है वो इसके साथ रिप्लेस हो गया यानी कि सब्स्टिट्यूट हो गया। तो ROH फॉर्मेशन करेगा और साथ में मेरे को क्या देगा, NaX। अब X की जगह पे आपका Br हो सकता है, Cl हो सकता है, जो भी है आपका हैलाइड वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें H2O जो है वो हमको इसलिए यूज़ करना है क्योंकि वो पोलर और प्रोटिक होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसका क्या यूज़ है, वो हमको आगे देखने को मिलेगा। बट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। अब मैकेनिज्म जो है वो हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ साथ देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास कायरल एटम है, ठीक है, टर्शरी लेते हैं। टर्शरी क्यों लेंगे उसका बाद में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग जब हम देखेंगे तब आपको समझेगा कि टर्शरी हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये H लिया, R और थर्ड ग्रुप R डैश, ठीक है। ये क्यों ऐसे ले रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तभी ही ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन रहेगा, और जब ये कायरल कार्बन रहेगा तभी जाके वो हमको अच्छे से रिएक्शन शो करेगा और उसका हमको रिटेंशन और इन्वर्जन समझ में आएगा, ठीक है। इसके साथ हमारा है हैलाइड। अब हमको पता है इसमें डेल्टा निगेटिव होता है और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये जो X होता है वो है हमारा हैलाइड, और हैलाइड जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये जो यहाँ की लोन पेयर है वो अपनी तरफ खींच के रखेगा। ये समझ गया। इसके साथ हमने यूज़ किया, X की जगह पे हम ले लेते हैं Br, ठीक है, और इसके साथ हमने लिया है NaOH, और साथ में क्या लेंगे हम, H2O। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हमको एक बात पता होनी चाहिए कि H2O की और एक प्रॉपर्टी है, वो डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, अब ये जो बॉन्ड है इसमें कौन सा फोर्स काम करता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, उस वजह से ये पास पास है। तो ये डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करती है, इसका जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच का उसको वीक कर देती है और उस बॉन्ड को तोड़ने का ट्राई करती है, ठीक है। इसी वजह से ये H2O हम यूज़ कर रहे हैं, और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो नियरली 81 के करीब आती है, हम 80 पकड़ते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी H2O की सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ईजीली इसको इनिशिएट करवाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा ग्रुप है वो हमारा टेट्राहेड्रल है, ठीक है, इसलिए तो हम इसे 4 हेड लिखे। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4 हेड्स, ठीक है। अब इसमें से ये जो 2 हेड है जो हमने नॉर्मल लाइन से निकाले हैं वो क्या है, प्लेन में है, ठीक है, ये पेपर के प्लेन में है। और ये जो है R जो हमने डैश लाइन से दिखाया है वो बिलो द पेपर है, यानी पेपर के नीचे है, और R डैश जो है वो ऊपर है आपकी तरफ, ठीक है। इस तरह का इसका 3D स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। हमको पता है कार्बन टेट्राहेड्रल वैलेंसी शो करता है। तो ये हो गया इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, H2O जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है उस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसको मदद करता है, और ये बॉन्ड जो है इनके बीच का ऑलरेडी इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो चुकी है क्योंकि ये इलेक्ट्रो निगेटिव है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर पार्शियल माइनस और पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से इसको ये बॉन्ड टूट जाता है, और टूटने के बाद हमारा कार्बोकटायन बन जाता है। तो कार्बोकटायन कैसे बनेगा, अब कार्बोकटायन जो बनता है यहाँ पे रहेगा H, यहाँ पे रहेगा R, और यहाँ पे रहेगा R डैश। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो सर आपने डैश और वेज ऐसे ये निकाले थे, अब यहाँ पे क्यों नहीं निकाले, क्योंकि
जैसे ही ये बॉन्ड टूट गया वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स है वो रिलैक्स हो गए। ये जो बाजू के अटैच्ड वाले मॉलिक्यूल्स थे वो रिलैक्स हो गए, और रिलैक्स हो गए तो वो तीनों के तीनों प्लेन में आ गए। ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी, 3D स्ट्रक्चर था, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है वैसे ही है। यहाँ पे कार्बन है, ऊपर हाइड्रोजन R और R', ये सभी प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी। समझ रहे हैं क्या? थोड़ा सा इसके ऊपर जोर दीजिए, थोड़ा सा शांति से समझने का ट्राई कीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेप होगा वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। ये जो वाला जो स्टेप हम देख रहे हैं वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप रहेगा रिएक्शन का। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं जिसमें हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया? कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो गया। तो इस स्टेप को हम क्या नाम दे सकते हैं? इस स्टेप को हम नाम दे सकते हैं जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या नाम दे सकते हैं? जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप ये है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मेशन। अब क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप कौन सा रहेगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 क्या है हमारा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलिए देखते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा। अब हमारे पास ये जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन चुकी है, इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड चांसेस है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के। ये कैसे बना है ये आपको समझ में आ गया क्या? ये हो गया हमारा पेपर प्लेन वाला, इसमें ये हाइड्रोजन, यहाँ पे R, यहाँ पे R', ये तीनों भी एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी ऊपर भी चांसेस है अटैक करने के, ऊपर से भी अटैक हो सकता है या फिर नीचे से भी अटैक हो सकता है। समझ रहे हैं? ये अगर मेरे पेपर मानता हूँ तो यहाँ के नीचे से भी अटैक हो सकता है और ऊपर से भी अटैक हो सकता है। यानी कि हमारे पास फ्रंट साइड और बैक साइड ऐसे दोनों के दोनों भी अटैक करने के चांसेस है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख लेता हूँ, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हम देख रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक बार मॉलिक्यूल लिख लेता हूँ, C, हाइड्रोजन, R और R', ऐसा लिख लिया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, किस लिए? क्योंकि कार्बोकटायन है। अब हमारे पास जो NaOH है, NaOH है, उसमें का OH जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा। अब अटैक करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक फ्रंट साइड अटैक और दूसरा बैक साइड अटैक। समझ रहे हैं? एक चांस है फ्रंट साइड अटैक हो सकता है या फिर बैक साइड अटैक हो सकता है। अगर फ्रंट साइड अटैक हुआ, फ्रंट साइड है ना, यहाँ से जैसे Br निकल गया वैसे ही OH ऐड हो गया, तो जैसे का वैसे मॉलिक्यूल बनेगा। तो एक अटैक हो सकता है हमारा फ्रंट साइड अटैक हो सकता है, या फिर दूसरा हमारा हो सकता है बैक साइड अटैक, बैक साइड। ठीक है, 2 चांसेस हमारे पास है। अगर फ्रंट साइड अटैक होता है तो हमारा मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? CH R और R' और यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH। देख रहे, ये और ये मॉलिक्यूल जैसे का वैसा है। क्यों? फ्रंट साइड अटैक हुआ है इसलिए। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका ज्योमेट्री अगर हम देखते हैं तो रिटेंशन हुआ है। क्या हुआ है? रिटेंशन हुआ है। जैसा था वैसे ही रहा, रिटेंशन हुआ, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। और अगर बैक साइड अटैक होता है तो क्या हो जाएंगे? ये सारे मॉलिक्यूल इस साइड आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा स्ट्रक्चर हमारा? OH, C, H, R और R'। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया हमारा इन्वर्जन। क्यों हुआ इन्वर्जन? क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ। ठीक है, तो बैक साइड अटैक होने की वजह से ये सब इधर आ गए। अब मैं यहाँ पे भले ही फ्रंट साइड बैक साइड अटैक बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? ऊपर से अटैक हो रहा है या फिर नीचे से, क्योंकि प्लेनर सिमेट्री है हमारी, तो 2 ही जगह बाकी है, एक तो ऊपर से हो सकता है या फिर नीचे से। ऐसे 2 साइड के अटैक होना पॉसिबल है। तो ये दोनों भी एक दूसरे की क्या बनती है? मिरर इमेज बनती है। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनती है। देखते हैं, हम निकाल के ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये जो दोनों है
एक हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, एक रिटेंशन प्रोडक्ट है, ये वाला हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट है, और ये जो है हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब हम अगर बीच में मिरर रखते हैं तो एग्जैक्टली सेम बन सकते हैं इसके। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनैंशियोमर। समझ गए, इनैंशियोमर्स बोलते हैं। अब कितने परसेंट में रिटेंशन वाला फैक्टर जो है वो अफेक्ट होगा और कितने परसेंट में इन्वर्जन अफेक्ट होगा, यानी कि कितना परसेंट हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा और कितना परसेंट इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमको दिया हुआ है किताब में, जैसे हमको दे के रहता है रिटेंशन वाला प्रोडक्ट 50% और इन्वर्जन वाला 50%, जिससे कि रेसेमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि ऐसा होता नहीं है। अब होता क्यों नहीं है, जैसे जो पिछला वाला हमने स्टेप देखा उसमें आप बोल सकते थे कि सर Cl निकल गया तो OH आने की जगह पे Cl ने अटैक क्यों नहीं किया, है ना। एक सिंपल क्वेश्चन है कि OH अटैक कर सकता है क्योंकि OH नेगेटिवली चार्ज है, तो Cl भी तो वापस आ सकता था, Cl वापस क्यों नहीं आया। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हम प्रोटिक सॉल्वेंट हमने यूज़ किया। तो देखते हैं वो कैसे होगा। अब जैसे मैंने लिया था, यहाँ पे H था हमारा, यहाँ पे हमारा था R, और यहाँ पे था हमारा R'। ठीक है, और ये था हमारा पॉजिटिवली चार्ज कटायन, और यहाँ से क्या निकल गया था, हमारा ब्रोमीन निकल गया था, बराबर है। तो ये जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे ही रहता है, ये जो ब्रोमीन है वो यहीं पे रहता है, इसी के सराउंडिंग में रहता है। सराउंडिंग में रहने के वजह से इसके आजू बाजू में हमने जो वाटर लिया था, H2O लिया था, वो वाटर था हमारा प्रोटिक। ठीक है, प्रोटिक का मतलब क्या होता है, जो H+ आयन डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटिक होने की वजह से और ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके चारों साइड में H2O जो है वो जाके एक घेरा बना लेता है। H2O जो है क्या बना लेता है, एक घेरे जैसा बना लेता है। उससे क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्योंकि इस पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, डेल पॉजिटिव। यहाँ से भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्युपाई कर लिया है। चारों तरफ से आने की वजह से ब्रोमीन जो है वो हिल नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि उसके सराउंडिंग में H2O ने हमारे क्या कर लिया है, एक पूरा का पूरा घेरा बना लिया है। अब उसको जाने नहीं देंगे, उसको पकड़ के रखा है। उस वजह से ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट है हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर की साइड से रिटेंशन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको ऊपर के साइड से ही अटैक करना पड़ेगा, फ्रंट साइड अटैक करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि ऊपर जहाँ से वो निकला वो वहीं पे तो रुकेगा ना, वो वहीं पे रुका है। इसीलिए हमारा जो OH का अटैक होता है, जो हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक बोलते हैं, वो किधर से होता है, बैक साइड से अटैक होता है। इसीलिए हमारा जो है वो रिटेंशन जो प्रोडक्ट बनता है वो लेस देन 50% बनता है, और जो हमारा इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है वो हमारा मोर देन 50% होता है। अब ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक रेसेमिक मिक्सचर बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है। यहाँ तक कि समझ रहा है क्या किया हमने, ये तो आपको क्लियर हो गया। 2 स्टेप में रिएक्शन होने वाला था। फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप था, इसीलिए उसको हमने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा, और सेकंड स्टेप जो है वो क्या था, हमारा फास्ट वाला स्टेप था। कौन सा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, वो सबसे फास्ट स्टेप है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी काइनेटिक स्टडी क्या हो सकती है। क्या देखते हैं, काइनेटिक स्टडी क्या होती है, काइनेटिक्स क्या बोलता है इसका। तो देखते हैं, रेट जो है हमने जैसे देखा था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की डेफिनेशन में, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, जो हमने प्रोडक्ट लिया है उसको। अब कौन सा प्रोडक्ट लिया है हमने, अल्किल हलाइड लिया है, तो रेट जो है वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो हमको कार्बोकटायन देंगे। अब कार्बोकटायन कौन दे रहा था हमको, कार्बोकटायन दे रहा था हमको अल्किल हलाइड, बराबर है। अब जो अल्किल हलाइड है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। OH जो है न्यूक्लियोफाइल एडिशन वाली जो स्टेप है उसमें नहीं रहेगा,
उसका इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वो फास्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप कौन सी थी? जनरेशन ऑफ कार्बोकटायन वाली हमारी स्लोएस्ट स्टेप थी, जिसमें कि एक ही मॉलिक्यूल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। किसके मामले में? रेट के मामले में। यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा किससे? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो हमने लिया था। अल्किल हैलाइड कौन सा लिया था हमने? टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो हमने लिया था, उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम? रेट इज इक्वल टू के, जो कि हमारा कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देख रहे हैं कि रेट जो है वो एक ही इसके ऊपर डिपेंड है, एक ही सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए हम इसको कौन सी रिएक्शन बोलते थे? सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। एक के ऊपर डिपेंड है इसलिए यूनिमोलिकुलर। ये हो गया हमारा SN1 रिएक्शन टोटल विथ स्टीरियो केमिस्ट्री। अब देखते हैं इसके ऊपर हमारे फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं। अब फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन था, जो डिपेंड था हमारा स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर, उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं ये हमको देखना है। तो सबसे पहला फैक्टर रहेगा नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड का जो नेचर है वो डिपेंड करेगा कि इसका रेट क्या रहेगा। अब नेचर कैसे उसको अफेक्ट करेगा? तो हमको पता है कि अल्किल हैलाइड टर्शरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है, या फिर CH3 भी हो सकता है, यानी 0 डिग्री ऐसे हो सकता है। अब हमको पता है कि कार्बोकटायन का ऑर्डर है ये, बराबर है। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा टर्शरी की होती है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे बाद CH3H। अब हमको एक चीज़ हमने इसके पहले भी पढ़े हैं, वो क्या पढ़ा था हमने? कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। देखा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या है हमारी? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सबसे कम है CH3X। अब इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन ये है, तो हमारा रेट भी किसके हिसाब से चलेगा? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। यानी सबसे ज़्यादा रेट किसका रहेगा? टर्शरी का रेट सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद प्राइमरी का, और उसके बाद CH3X का। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचर ऑफ अल्किल हैलाइड। अब हम देखते हैं सेकंड, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, जो छोड़ के जा रहा है वो वाला ग्रुप। जैसे कि हमने लिया था अभी RBr, हमने क्या लिया था? RBr, जिसमें का R था हमारा टर्शरी। ठीक है, तो इसमें हमको पता है कि RI, RBr, RCl या फिर R फ्लोरीन, ऐसे चारों भी हैलाइड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 हैलाइड्स हैं, बट इसमें का R जो है वो सेम है, बट आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन यानी कि हैलाइड्स जो है वो अलग अलग है। अब हैलाइड्स अलग अलग होने की वजह से इसमें से जो जल्दी निकल जाएगा वो अच्छे से काम करेगा, उसके ऊपर हमारा क्या रहेगा? रेट डिपेंड रहेगा। अब इसमें से कौन जल्दी लीव हो सकता है? जो जल्दी ब्रेक होगा, जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा वो जल्दी लीव होगा, तो वही एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा। अब इसमें से कौन ब्रेक हो सकता है जल्दी? आयोडीन जल्द सबसे जल्दी ब्रेक होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन और सबसे लास्ट में RF। ऐसा क्यों? हमको पता है इसका रीज़न। क्या है रीज़न? साइज। सबसे ज़्यादा साइज किसका होता है? आयोडीन का। इसलिए साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो जल्दी टूट जाएगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा किसका होता है? आयोडीन का बॉन्ड लेंथ, इसलिए ये जल्दी टूट जाता है। और लिविंग ग्रुप जिसका जब सबसे अच्छा है, जो सबसे जल्दी लीव होता है, वो अच्छा रिएक्शन देगा, उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब थर्ड क्या है फैक्टर हमारा? नेचर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ एक ही है क्या? नहीं, बहुत से हैं। जैसे कि H2O है जो हमने यूज़ किया, और क्या है? C2H5OH इथेनॉल है, या फिर CH3COOH, बराबर है, एसिटिक एसिड है। तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा काम करेगा? तो ये कब काय के ऊपर डिपेंड है? डाई इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। काय के ऊपर डिपेंड है? डाई इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर। अब डाई इलेक्ट्रिक पावर किसका सबसे ज़्यादा है? H2O का डाई इलेक्ट्रिक पावर हम देखते हैं 81 के करीब है, बट हम लिखते हैं 80 है। ठीक है,
इसका कितना है 35 नियर अबाउट, हम नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ले रहे हैं, 80 है इसका, 35 है इसका, 5 है। अब ऐसा होने की वजह से सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक पावर किसका आ गया, H2O का। इसका मतलब सबसे अच्छा कौन काम करेगा, H2O, उसके बाद इथेनॉल, उसके बाद हमारा एसिटिक एसिड, और बाकी के भी है, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली उसका डाइलेक्ट्रिक पावर देख के अरेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN1 रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया इस ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिखा है और वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी लिखा है, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारा ग्राफ दिखेगा, जिसमें ये जो पोर्शन है यहाँ से होने वाला है हमारा स्टार्टिंग, जहाँ पे रहेगा हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। अब रिएक्टेंट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के फर्स्ट स्टेप देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के फर्स्ट स्टेप, जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ है, कार्बोकैटायन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है, यहाँ तक होगा हमारा सेकंड स्टेप। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्टेट, जहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हुआ है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है, ये जो टॉप आपको दिख रहा है वो क्या है, वो है हमारी एनर्जी बैरियर, वो है हमारा एनर्जी बैरियर जो हमको पार करना पड़ता है, तब जाके हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। तो एनर्जी जो लग रही है रिएक्टेंट की लेवल से ये टॉप तक की जो एनर्जी लग रही है उसको हम बोलते हैं डेल्टा E1, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी 1, ठीक है। और यहाँ से लेकर जो एनर्जी लग रही है, अब यहाँ से क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है कार्बोकैटायन का। अब कार्बोकैटायन का जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ वहाँ से जो एनर्जी एक्स्ट्रा की लग रही है उसको हम बोलेंगे डेल्टा E2, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी 2। और उसके बाद यहाँ पे होने वाला है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्टेट, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ था, कार्बोकैटायन, ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब ये हो गया रिएक्टेंट, यहाँ से हो गया कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन से हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब ये जो डिफरेंस दिख रहा है हमको, रिएक्टेंट की एनर्जी हमको ज़्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की एनर्जी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी रिएक्शन जो है वो है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हीट इससे, इसकी हीट थोड़ा सा, इसकी एनर्जी थोड़ा सा कम है, यानी कि इसकी एनर्जी बाहर निकली होंगी तभी तो कम हुई होंगी, बराबर है। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी होगी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन दोनों में का जो डिफरेंस है, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल। इन दोनों में का जो डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा H से, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है हमारी, डेल्टा H, और रिएक्शन कौन सी है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो समझ रहे हैं ये क्या है टोटल ग्राफ। ये जो सिर्फ आपको दिख रहा है टॉप, वो है हमारा एनर्जी बैरियर, और ये होगी हमारी फर्स्ट स्टेप, ये होगी हमारी सेकंड स्टेप। 2 स्टेप रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे 2 टॉप आपको दिख रहे हैं। SN2 रिएक्शन में एक ही टॉप दिखेगा क्योंकि 1 स्टेप रिएक्शन रहेगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब हमको रिएक्शन को कोई भी एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिएक्शन अपने आप ही कैरी आउट होगी एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। सो अगर लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होती है तो हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। बट अगर हम ऐसा करते हैं कि उसको एक्स्ट्रा का एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा हाई टेम्परेचर, और ऐसे टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करती है। तो आपको एक याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हमको एक्सटर्नल टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही रिएक्शन कैरिड आउट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके यही कमेंट मुझे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन देते हैं। और साथ ही ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है।